हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिक्षा कल्प तरफ पर। तो पिछले वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर चुके हैं और जान चुके हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, और हमने नाउन के बारे में भी स्टडी कर लिया है। तो आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डेली की वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान लिया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है। तो आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। तो नाउन को बांटा गया है 5 भागों में और इसका एक और प्रकार होता है कंपाउंड नाउन, ठीक है ना। तो प्रॉपर नाउन कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा को। कॉमन नाउन कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा को। कलेक्टिव नाउन कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है भाववाचक संज्ञा को। मटेरियल नाउन कहा जाता है पदार्थवाचक संज्ञा को, ठीक है। और इसके अलावा इसका एक और भाग होता है कंपाउंड नाउन, जिसे कहा जाता है संयुक्त वाचक संज्ञा। तो ये नाउन के प्रकार होते हैं। तो नाउन को बांटा गया है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कंपाउंड नाउन में। पहला है प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं भाई? अब proper noun is the name of particular person, place or thing. Proper noun होता है किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो a proper noun is the name of particular person, place or thing. For example, the capital of राजस्थान is जयपुर। इस सेंटेंस में राजस्थान और जयपुर प्रॉपर नाउन है, ठीक है, क्योंकि यह एक विशेष स्थान को इंडिकेट कर रहे हैं। ओके। रमेश इज अ डॉक्टर। किसी विशेष इंसान के बारे में कहा जा रहा है कि रमेश इज अ डॉक्टर, रमेश डॉक्टर है। तो इस सेंटेंस में रमेश पर्टिकुलर पर्सन के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये रमेश प्रॉपर नाउन हुआ। तो व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। इज दैट क्लियर? अब प्रॉपर नाउन को किस तरह पहचाना जा सकता है? तो इसकी एक विशेषता होती है कि इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है, जैसे रमेश इज अ डॉक्टर। अब रमेश का पहला अक्षर कैपिटल है, ठीक है ना। द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर। राजस्थान का आर कैपिटल है और जयपुर का जे कैपिटल है। तो इस तरीके से प्रॉपर नाउन को पहचाना जा सकता है कि इसका जो पहला लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, वो कैपिटल होता है। सेकंड है कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। दीज आर all names that can be applied to anyone of a class of person, place or things. यानी कि वे संज्ञाएं हैं जो एक ही जाति, एक ही प्रकार के सभी व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं के लिए प्रयोग होती है, उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। He is a doctor. वह एक डॉक्टर है।
कॉमन नाउन, बट राम इज अ डॉक्टर, पर्टिकुलर पर्सन, तो यह हो गया प्रॉपर नाउन। यानी कि जो संज्ञाएं एक ही जाति या एक ही प्रकार के सभी व्यक्तियों और सभी स्थानों वस्तुओं के लिए प्रयोग होती हैं उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर नाउन, दे हैव अ नेम, इनका नाम होता है। कॉमन नाउन, दे डू नॉट हैव अ नेम, इनका नाम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया पर्टिकुलर नाम है, बट कंट्री एक कॉमन नाउन है, ठीक है ना। इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, एक पर्टिकुलर नाम है, लेकिन ओशन एक कॉमन नाउन है। संडे एक पर्टिकुलर डे है, बट डे कॉमन नाउन है। माउंट किलिमंजारो एक पर्टिकुलर नाम है, बट माउंटेन, इसमें कितने भी माउंटेन आ सकते हैं, ठीक है ना। माउंटेन एक कॉमन नाउन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस को समझ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो प्रॉपर नाउन में एक विशेष प्रकार का नाम, विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, तो ये अपना नाम रखते हैं। लेकिन जो कॉमन नाउन होते हैं ये वह संज्ञाएं होती हैं जो एक ही जाति, एक ही प्रकार की सभी व्यक्ति, सभी स्थान और वस्तुओं के लिए प्रयोग होती है, उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। A collective noun is the name given to a group, collective of person, place or thing etc. etc. यानी कि एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तुओं, स्थानों के समूह के नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। इसमें इसके नाम से पता चल रहा है कलेक्टिव यानी ग्रुप, समूह, ठीक है, इसलिए इसको समूहवाचक संज्ञा कहा गया है। आई लिव विथ माई फैमिली, फैमिली इज कलेक्टिव नाउन। फैमिली एक समूहवाचक संज्ञा है क्योंकि फैमिली मेंबर से मिलकर बनती है, ठीक है। तो आई लिव विथ माई फैमिली, कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह, एन असेंबली ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की सभा मंडली, अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। इस तरह से जिन शब्दों से समूह का बोध होता है उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फॉरेस्ट ऑफ ट्री, वृक्षों का जंगल, ठीक है ना। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की कक्षा, ये विद्यार्थियों का समूह कक्षा कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से जिन शब्दों से समूह का यानी कलेक्टिव ग्रुप का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। They are name of things that we cannot think of, but cannot touch or see. They have no physical existence. They express a quality, a state, an action, or a feeling. यानी कि वे संज्ञाएं जिन्हें हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते,
नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। दे एक्सप्रेस अ क्वालिटी, अ स्टेट, एन एक्शन और अ फीलिंग। ये गुण, अवस्था, कार्य, भावना, विचार पद्धति का बोध कराती हैं। ऐसे शब्दों को बोध कराने वाले शब्दों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये होती तो है, लेकिन हम इन्हें छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल इसको फील किया जा सकता है। उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लेजर, खुशी। खुशी को छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, और ना ही ये भौतिक अस्तित्व रखते हैं। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है ना, ना ही ये फिजिकल भौतिक अस्तित्व रखते हैं, लेकिन ये होते तो हैं। बहुत बड़ी खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी, हम इसको नाप तोल नहीं सकते, बट ये होती है। ऑनेस्टी, ठीक है। ईमानदारी कितनी है, क्या हम इसको नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं, हम इसको फील कर सकते हैं कि ये होती है। ये दिखाई नहीं देती, ना छू सकते हैं, ना हम इसको हाथ लगा सकते हैं, ना इसको देख सकते, फिर भी ये होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके के नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एक फील है, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो नाउन होते हैं उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। लॉजिक, तर्क। अब आपकी तर्क शक्ति कितनी है, इसको नापा या तोला नहीं जा सकता, इसको ये दिखाई नहीं देती, बट ये है। लॉजिक, डेथ, मृत्यु, ठीक है। तो इस तरीके के जो नाउन होते हैं उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। वे संज्ञाएं जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते और जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मटीरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। These are name of materials or substance out of which things are made. पदार्थवाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती हों। These are names of materials, उनका नाम हो और उनसे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हो, उसे हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, क्ले, स्टोन, वुड, इन सब से अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, तो इनको मैटेरियल नाउन की श्रेणी में रखा जाएगा। ये सदैव सिंगुलर में यूज़ होते हैं। इनके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है और ये नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं, इनको नापा या तोला जा सकता है। तो यह इसकी विशेषताएं हो गई। तो मटेरियल नाउन। कंपाउंड नाउन, संयुक्त वाचक संज्ञा। When two noun words come together for a single meaning is called compound noun। यानी कि जब दो संज्ञा शब्द एक साथ मिलकर एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइसक्रीम। आइस और क्रीम मिलकर बना है आइसक्रीम, यानी कि ये कंपाउंड नाउन है। ब्लैक बोर्ड, तो एक वर्ड बना ब्लैक बोर्ड। न्यूज़पेपर, तो एक वर्ड बना न्यूज़पेपर। तो इस तरह के जो नाउन होते हैं उन्हें हम कंपाउंड नाउन की श्रेणी में रखते हैं, उन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने से पहले हमें उसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए, ठीक है। तो पहला होता है फ्रेज
जिसे वाक्य खंड कहा जाता है, दूसरा होता है क्लॉज जिसे उपवाक्य कहा जाता है और थर्ड होता है सेंटेंस जिसे कि वाक्य कहा जाता है। तो हम जान लेते हैं फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज यानी कि वाक्य खंड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सम सेंस नॉट कंप्लीट सेंस। ठीक है, शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ होता है परंतु वह अर्थ पूर्ण नहीं होता, उसे हम फ्रेज कहते हैं। यह कंप्लीट सेंस नहीं देता है तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। और एग्जाम में फ्रेज क्लॉज से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका एक सेपरेट वीडियो मैं आगे बनाऊंगी, लेकिन अभी एक बेसिक नॉलेज के लिए हमें जानना जरूरी है कि फ्रेज होता क्या है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है विच मेक सम सेंस, जो कि कुछ अर्थ देता है परंतु इसका अर्थ पूर्ण नहीं होता, उसे हम फ्रेज कहते हैं। सेकंड है क्लॉज यानी कि उपवाक्य। अब उपवाक्य क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसमें कर्ता और क्रिया होती है, जो किसी वाक्य का भाग होता है, उसे हम क्लॉज कहते हैं। तो क्लॉज से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया और इसकी विशेषता यही है कि यह एक वाक्य का भाग होता है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होती है और ये किसी वाक्य का भाग होता है, उसे हम क्लॉज कहते हैं। थर्ड है सेंटेंस यानी कि वाक्य। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। सब शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ होता है उसे सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस जो होता है कंप्लीट सेंस देता है। सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है, पूर्ण अर्थ देता है, फ्रेज अधूरा अर्थ देता है। तो इस प्रकार से इनको पहचाना जा सकता है। और क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होती है और वो किसी वाक्य का भाग होता है। There are 4 kinds of sentence। सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कि सूचना देने वाले वाक्य। सेकंड है इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव यानी कि आज्ञा सूचक और एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयादिबोधक। इस प्रकार से सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कि सूचना देने वाले वाक्य। एन असर्टिव सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिसमें वर्णन या स्वीकृति का बोध होता है उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से समाप्त होते हैं और यह वाक्य के पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, और इट बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है। अब यह एक साधारण वाक्य है और यह जो वाक्य है यह पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है ना, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर रहा है, तो यह एक असर्टिव सेंटेंस है। यहीं पर दूसरा एग्जांपल है, ही इज नॉट गुड लीडर। वह अच्छा लीडर नहीं है। अब यह जो सेंटेंस है यह नेगेटिव सेंटेंस है। यह नकारात्मक स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, वह अच्छा लीडर नहीं है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है। अब असर्टिव सेंटेंस और एफर्मेटिव सेंटेंस एक नहीं होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है वह हमेशा सकारात्मक ही होता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही सेंस देगा। और असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंस दे देते हैं। ठीक है ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन एफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा सकारात्मक ही होगा। तो असर्टिव और एफर्मेटिव सेंटेंस में यही अंतर होता है।
सेकंड है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, अ सेंटेंस इन विच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो इस टाइप के सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक या आज्ञासूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें आदेश, अनुरोध, सलाह या निषेध का बोध होता है, ऐसे वाक्यों को हम आदेशात्मक या आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। A sentence which expresses a command or request, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, ऐसे वाक्यों को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज टेल मी, प्लीज, रिक्वेस्ट, कृपया मुझे बताओ। ठीक है, तो इसमें रिक्वेस्ट का हमें, रिक्वेस्ट के बारे में हमें पता चल रहा है, नहीं रिक्वेस्ट हो रही है इस सेंटेंस में, तो यह इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलो। अब इस वाक्य में सलाह, एडवाइस, तो इस प्रकार के वाक्यों को इम्पेरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखा जाता है। प्रोहिबिशन, निषेध, डोंट स्मोक हियर, तो यह प्रोहिबिशन हो गया, निषेध हो गया कि यहाँ स्मोक करना या धूम्रपान करना मना है। ठीक है, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस आवर फीलिंग, वह वाक्य जो हमारी भावनाओं को व्यक्त करता है उसे हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे वी हैव वोन द मैच, अब इस सेंटेंस में मैच जीतने की खुशी व्यक्त की जा रही है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो इस वाक्य के अंदर सरप्राइज, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस जिसमें पेन, सोरो, सरप्राइज, जॉय, इस टाइप के हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, वह वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक और शेयर भी कर देना, और डेली के वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।